हेलो मेरे रटूरो, कैसे हो आप लोग। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर जो होगा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर को जब हम लोग ग्राउंडेड करेंगे आउटर स्फेयर को, तब क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। इनर स्फेयर को जब ग्राउंडेड करेंगे तब क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। और पैरेलल प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब या विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर को देखा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के वजह से क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसके पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस ड्यू टू parallel plate filled with compound dielectric slab. Capacitance due to parallel plate filled with compound dielectric slab. अच्छा, याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको विदाउट डाइलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। अगर उसमें हम लोग कुछ डाल देंगे, मटेरियल को फिल कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करेंगे, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर फिल करेंगे तब उसकी फॉर्मूला हो जाएगी C इक्वल टू K A डिवाइड बाय D। यहां पे K की जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइड बाय D लिख सकते हैं। ठीक है, यहां एप्सिलॉन R की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आपसे क्वेश्चन में लिखता है कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है, फिर से ध्यान सुनिए, स्लैब की बात कर रहा हूं, स्लैब मतलब टुकड़ा, टुकड़े को आपने इंसर्ट किया है, फिल नहीं किया है, इंसर्ट किया है, तब क्या होगा आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू। दोनों में अंतर है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक इंसुलेटर मटेरियल लिया, उसके ऊपर एक मेटल प्लेट को डाला, उसके नीचे एक मेटल प्लेट को डाला, तब जो आपका बनेगा कैपेसिटर उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बात समझ में आई। लेकिन अगर दो पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बुरादे को बुकनी करके डाल दिया है उसमें, तो वो आपका स्लैब को नहीं बुक किया है, वो हमने वहां पे फिल किया है। किससे? किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। एज फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो लकड़ी का टुकड़ा हो गया स्लैब आपका, और वहीं पे अगर लकड़ी का छोटा छोटा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं उसको, डस्ट पार्टिकल को हिंदी में मैं भूल रहा हूं उस वर्ड, जो भी है अब समझ गए होगे, अगर समझ गए तो नीचे कमेंट करके लिख देना क्या बोलते हैं उसको। तो उस चीज को आपने अगर फिल किया है, तो वो फिल किया तो उस जगह पे हमने फॉर्मूला ये यूज करेंगे। लेकिन अगर उस लकड़ी के टुकड़े को अगर आपने दो पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट किया है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। बात समझ में आई। तो ये कहानी है इसकी। तो यहां पे हम लोगों ने कहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमने बना दिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हो गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा माइनस क्यू है, ये वाला ए प्लेट है और ये वाला बी प्लेट है। तो जिस पर प्लस क्यू चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट, और जिस पे माइनस क्यू चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट। और हमेशा कंडेंसिंग प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंडेड करते हैं। क्यों ग्राउंडेड करते हैं? मैंने बता रखा है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस को इंड्यूस होने से रोकेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको ग्राउंड कर देते हैं, आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज आते हैं उस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड का इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं तो अंदर में नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा कि दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज है और प्लेट बी पर आपका माइनस क्यू चार्ज है। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये मेरा कलेक्टिंग प्लेट है, ये मेरा कंडेंसिंग प्लेट है, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया और इस दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने क्या बोला है, स्मॉल डी बोला है। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने क्या बोला है, स्मॉल डी बोला है। और ये जो स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस को हमने क्या लिया है, स्मॉल टी लिया है। ध्यान से समझिए, थिकनेस जो है उसकी स्लैब की थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है, और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। अच्छा, होगा क्या कहानी कि इस प्लस और इस माइनस के होने के वजह से, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने की वजह से इस प्लस में तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहां पे माइनस होने की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और ये माइनस और प्लस, तो ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इसके भीतर में वो क्या होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन जो होगा आपका बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से इसके बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस करेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। खैर इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब पढ़ेंगे वहां पे। तो अभी हम इस बात को छोड़ते हैं। चलिए फिर से हम समझते हैं स्टोरी क्या लिखना है हमें, बिहार बोर्ड के एग्जाम में स्टोरी क्या लिखना है। हमने कहा कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ए प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और बी पर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ए प्लेट मेरा कलेक्टिंग प्लेट है और बी प्लेट मेरा कंडेंसिंग प्लेट है। बी प्लेट के आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है उसको हमने इसमें क्या किया है, इंसर्ट किया है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो सरफेस एरिया है वो इस दोनों के प्लेट एरिया के बराबर है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी क्या है, इस स्टोरी की हो जाएगी, इस डायग्राम की ये सारी स्टोरी हो जाएगी। अब यहां पे हम लॉजिक की बात करते हैं। होगा क्या, देखो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। अच्छा, अब मान लो कि एक स्मॉल चार्ज डी क्यू यहां से यहां आ रहा होगा। जाहिर सी बात है ये जो चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट आ रहा होगा तो डेफिनेटली है वो फोर्स के अगेंस्ट आ रहा है, और जब भी कोई फोर्स के अगेंस्ट जाता है तो वो क्या ना क्या करता है, कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो हमने कहा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका कुछ अपना कांस्टेंट होगा, उसको चलो हम लोग मान लेते हैं ये मेरा एप्सिलॉन आर है, और ये दोनों जो स्पेस दिख रहा है ये दोनों स्पेस क्या है आपका, एयर है। अच्छा, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है। ठीक है, अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, एग्जाम में आपको इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। इसी डायग्राम को मैं अगर कुछ इस तरीके से बनाऊं, मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस स्लैब को थोड़ा सा हम उस प्लेट के एकदम चिपका दें, तो मान लिया एक तरफ से पूरी तरीके से चिपका दें, यहां पे कोई गैप नहीं हो, तो ये जो थिकनेस है वो कितनी है, टी है। तो बीच की थिकनेस, और जाहिर सी बात है दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल डी है। अच्छा, स्मॉल डी में से अगर टी को माइनस कर देंगे तो ये जो बीच का थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगा, डी माइनस स्मॉल टी होगा। बोलो हाँ या ना, एकदम होगा। यही डायग्राम यही था, इसी को मैं समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल प्लेट है, ये प्लेट आपका ए है, ये प्लेट आपका बी है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और हमने जो स्लैब इंसर्ट किया था उसको पूरी तरीके से बी में चिपका दिया। जब बी में चिपका दिया तो ए बी और स्लैब के बीच में कोई गैप्स नहीं है, जैसे यहां पे तो गैप है, यहां पे कोई गैप नहीं है। अच्छा, यहां पे कोई गैप नहीं है तो सारा गैप कहां होगा, इस बीच में होगा। यानी अगर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ होगा तो ये तो एयर हो गया, यानी एयर का एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमने बोला कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होगी, उसको हमने एप्सिलॉन आर बोला, और ये जो है बीच में वो क्या है, एयर है, तो यहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब चार्ज जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा वो क्या करेगा, कुछ दूर जाएगा, कितना दूर, टी थिकनेस, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, टी तक वो मीडियम में चलेगा, और इससे जैसे ही बाहर आएगा तो फिर वो एयर में चला जाएगा, फिर एयर से कहां तक आएगा, इस प्लेट तक आएगा। यानी कि मैं अगर बात करूं ये जो चार्ज बी से ए की तरफ आ रहा है तो वो टोटल 2 वर्क डन कर रहा है, एक मीडियम में और एक एयर में, एक मीडियम में और एक एयर में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे
when a small charge q moves from plate B to plate A, then it work done, उसको अगर मैं मान लूँ dw या सीधे w अगर मानूं, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वर्क डन इन एयर प्लस वर्क डन इन मीडियम, क्योंकि ये दो काम करेंगे, एक मीडियम में और एक एयर में। अच्छा, एयर में जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एयर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा आपका d माइनस टी होगा, और मीडियम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, फोर्स एयर का फोर्स मीडियम का, और मीडियम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, टी होगा, क्योंकि मीडियम कितने डिस्प्लेसमेंट तक है, सिर्फ टी डिस्प्लेसमेंट तक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये एफ है डी माइनस टी और एफ एम। एफ ए हम लोग अगर वर्क डन को पढ़ें, फोर्स को पढ़ें, तो एफ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या कहलाता था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। याद कीजिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इन एयर पर यूनिट चार्ज, तो अगर मुझे एफ ए लिखना है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसे मैं लिखूंगा Q इंटू ई ए, यहां पे मैं लिखूंगा D माइनस टी प्लस, उसी तरीके से यहाँ पे Q होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, इंटू थिकनेस क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों में चार्ज को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ई ए डी माइनस टी प्लस ई एम इंटू टी। अच्छा, अब ये जो वर्कडन पर यूनिट चार्ज है, वर्कडन पर यूनिट चार्ज है, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ए डी माइनस टी प्लस ई एम इंटू टी। वर्कडन पर यूनिट चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ए डी माइनस टी प्लस ई एम इंटू टी। अच्छा, वर्कडन पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ई ए डी माइनस टी प्लस ई एम इंटू टी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा, ध्यान से देखो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेगा, डी माइनस टी, ठीक है, डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया तो अंदर में क्या बचेगा, डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अच्छा, और कॉमन आ सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूं डी, अगर मैं यहां से t को कॉमन ले लूं, प्लस t को कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना, ये t दोनों में बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये प्लस में है तो इसको इधर लिखा, ये माइनस में तो उसको उधर लिखा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी 1 अपॉन आर माइनस 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। नाउ C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे Q डिवाइड बाय V, V की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हो जाएगा D प्लस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन R माइनस 1, 1 अपॉन एप्सिलॉन R माइनस 1। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय, सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1। अच्छा, ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका डी प्लस टी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1। अच्छा, इसको और अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय ये एप्सिलॉन आर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इंटू डी प्लस टी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू, ये ऊपर में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर इंटू डी प्लस टी
1 माइनस एप्सिलॉन आर। यानी कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंसर्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर डी प्लस टी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये है हम लोगों का आज का टॉपिक का आज वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग कहानी समझते हैं। क्या था, दो पैरेलल प्लेट था, उस पैरेलल प्लेट में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली है दोनों प्लेट के बीच में और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में कुछ एरिया बचेगा, यानी वो एरिया में क्या है, एयर है। तो हमने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक तरफ कर दिया, यानी एक प्लेट और एक तरफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। तो यहाँ पे इतनी दूर हो जाएगी मीडियम और इतना दूर क्या हो जाएगा आपका, एयर। अच्छा, मीडियम में यहां से यहां अगर कोई चार्ज को हम ला रहे हैं तो वर्क डन कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो जब यहां से यहां चार्ज आ रहा होगा तो चार्ज दो वर्क डन कर रहा होगा, एक मीडियम में और एक एयर में। तो उसी चीज को हमने लिखा कि वर्क डन इन एयर और वर्क डन इन मीडियम। यहां पे आपका वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स, मीडियम का वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि एयर का वर्क डन है तो फोर्स भी एयर वाला लगेगा, मीडियम का वर्क डन है तो फोर्स भी मीडियम वाला लगेगा। और उसको सिंपली हम लोग ने सिंप्लीफाई करके फाइनली ले आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर डी प्लस टी 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए तो ये है हम लोगों का आज का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब आप कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं, तो देखिए इसके दो टाइप है। पहला वाला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा वाला होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला वाला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा वाला होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो वो गाना सुना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर मिलाना है यहाँ पे। अब एक काम करो, मान लो ये मेरा दो हाथ है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये हो गया कलेक्टिंग प्लेट और ये हो गया आपका कंडेंसिंग प्लेट। अच्छा, फिर मेरे बगल में एक इंसान होगा तो उसके भी ये दो पैरेलल हाथ होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, उसके दोनों हाथ है, एक हाथ नहीं है। ठीक है, तो वो उसके दोनों हाथ है। तो ये वाला होगा आपका कलेक्टिंग प्लेट और ये वाला होगा उसका कंडेंसिंग प्लेट। फिर उसके बगल में नॉर्मल इंसान है, ये वाला होगा कलेक्टिंग प्लेट, ये होगा कंडेंसिंग प्लेट। तो हर एक मेरे डायरेक्शन में जितने भी इंसान हैं सबका ये वाला हाथ होगा कलेक्टिंग, मतलब राइट हैंड होगा कलेक्टिंग और लेफ्ट हैंड होगा कंडेंसिंग। अब ध्यान से देखो, मेरा लेफ्ट हैंड एक्चुअली में मेरे सेकंड वाले का राइट हैंड के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, यानी मेरा कलेक्टिंग प्लेट उधर वाले का कंडेंसिंग प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर उसका कलेक्टिंग प्लेट कंडेंसिंग प्लेट उसके वाले के कलेक्टिंग प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर कंडेंसिंग फिर कलेक्टिंग फिर कंडेंसिंग फिर कलेक्टिंग। तो ध्यान से देखो, कंडेंसिंग कलेक्टिंग कंडेंसिंग कलेक्टिंग कंडेंसिंग कलेक्टिंग, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये किताबी लाइन है, ये किताबी लाइन है, ये दिमाग में रखिएगा। ये जो मैंने अभी बोला कि इसका कलेक्टिंग, ये कंडेंसिंग फिर कलेक्टिंग फिर कंडेंसिंग फिर कलेक्टिंग फिर कंडेंसिंग, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किताबी लाइन है। रियल मेरा वाला क्या लाइन है वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग किताबी लाइन लिख लेते हैं। व्हेन कंडेंसिंग प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected through collecting plate of second capacitor and condensing plate
of second capacitor is connected through collecting plate of third capacitor and this arrangement is carry forward in which up to condensing plate of last capacitor is connected through negative terminal of पावर सोर्स या बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल of that battery is connected to positive terminal of that battery is connected to collecting plate of first capacitor. This arrangement is called series combination. बात समझ में आया? मतलब किसी भी कैपेसिटर में फर्स्ट कैपेसिटर का कंडेंसिंग प्लेट सेकेंड कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट से, सेकेंड कैपेसिटर का कंडेंसिंग प्लेट थर्ड कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट से, और सो ऑन, ये कब तक कहां कनेक्टेड होगा? जिसमें लास्ट कैपेसिटर का कंडेंसिंग प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से और फर्स्ट कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा डिफिनीशन लंबा है, आप लिखने के लिए, बिहार बोर्ड में लिखने के लिए काफी है, ठीक है, और समझने के लिए भी काफी है, बट ये किताबी लैंग्वेज है। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? देखो, एक चीज दिमाग में बैठा लो, चाहे वो आपका कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे हम इंडक्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन बोले, चाहे स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन बोले, सब चीज के लिए एक ही कॉमन एग्जांपल है। क्या? याद कर लो, अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में हम चार्ज की बात बोलेंगे और रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। यही टॉपिक फिर हमें चैप्टर 3 में भी पढ़ना है और चैप्टर 6 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर में हम चार्ज की बात करेंगे और रेजिस्टेंस में हम लोग आई की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, इंडक्टर में भी करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सिंपल सा दिमाग में बैठा लो, जिसमें करंट का वैल्यू इच कैपेसिटर का वैल्यू, इच कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इच कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। वैसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। प्रत्येक कैपेसिटर में अगर चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी, प्रत्येक कैपेसिटर में अगर चार्ज की वैल्यू सेम होगी, प्रत्येक कैपेसिटर में अगर चार्ज की वैल्यू सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी प्रत्येक कैपेसिटर में, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब अगर इस डिफिनीशन के आधार पे अगर मैं डायग्राम को सोचूं तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये एक कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, मान लो ये तीसरा कैपेसिटर हुआ, ठीक है, और इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, छोटा वाला डंडा नेगेटिव और बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, ठीक है, और ये सब क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
मतलब सभी कैपेसिटर के प्लेट्स क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं, और इसकी कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, C3, और पोटेंशियल डिफरेंस टोटल सप्लाई का कितना है, V है। तो क्वेश्चन मेरा जो अरेंजमेंट क्या क्या कर रहा है कि इस C1 में इस पे होगा प्लस Q चार्ज, इस पे होगा माइनस Q चार्ज, फिर इस पे होगा प्लस Q चार्ज, इस पे होगा माइनस Q चार्ज, इस पे होगा प्लस Q चार्ज, इस पे होगा माइनस Q चार्ज। बात समझ में आ रही है? बट इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V1, इसमें होगा V2 और इसमें होगा V3। बात समझ में आई? मतलब कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर अलग अलग है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बट चार्ज की वैल्यू जो होगी, चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। चार्ज की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, मैं देखने गया था थोड़ा सा पीछे कि वीडियो कट तो नहीं हो रहा है। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे एक कैपेसिटर है, यहां पे दूसरा और यहां पे तीसरा। तो प्रत्येक में चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अब ध्यान से देखो, इसमें प्लस Q चार्ज है, इसमें माइनस Q चार्ज है। अच्छा, ये प्लस होने की वजह से इसके इनर सरफेस पे क्या आएगा, माइनस Q, इसके आउटर सरफेस क्या आएगा, प्लस Q। अब ये जो प्लस Q आएगा, ये वाला आपका अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड होने की वजह से ये सारा प्लस Q कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले पे। अब इस वाले पे प्लस Q आएगा तो उसकी वजह से इसके इनर सरफेस पे माइनस Q आएगा, फिर वो माइनस Q आने की वजह से इसके आउटर सरफेस पे प्लस Q आएगा, ये प्लस Q फिर ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड कैपेसिटर से, और सेम कहानी चलती रहेगी। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम हो रही है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि चार्ज की वैल्यू सेम क्यों होगी। और चूंकि बीच का डिस्टेंस जो है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्ज का वैल्यू सेम है, क्योंकि C जो है यहाँ चार्ज की वैल्यू सेम है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं प्रत्येक कैपेसिटर में, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चलिए अब इसका डेरिवेशन को अगर हम देखें, मान लेते हैं कि यहां से टोटल चार्ज Q जा रहा है, तो टोटल चार्ज Q जा रहा है तो वापस भी क्या आएगा, Q आएगा। तो यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, B की जगह पे याद करो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अच्छा, हमने Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 क्यों लिखा, क्योंकि सारे कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, और वो सारा चार्ज किससे सप्लाई हो रहा है, सोर्स से सप्लाई हुआ है। इसलिए Q बाई C बराबर Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अच्छा, ध्यान से रखो, चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको मैं CS दे देता हूं। ये CS क्या है आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्या है ये, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तो मान लो कि आपके पॉकेट में 100 रुपए के 1-1 रुपए 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं, तो जाहिर सी बात है वो बल्कि भी हो जाएगा, भारी भी हो जाएगा, टफ भी हो जाएगा। अगर आप थोड़ी दूर आगे गए, कोई मित्र आपका मिला, वो बोलता है अरे 100 रुपए का ये सिक्का लेकर सबके कहां जा रहे हो, लाओ मैं तुम्हें 10-10 के 10 नोट दे देता हूं। तो अब मुझे बताओ, 100 रुपए की भी वैल्यू वही है और 10 रुपए के 10 नोट की भी वैल्यू भी क्या है, वही है। तो यहां पर जो बल्कि था, बल्कीनेस था सिक्कों का, वो छोटा हो गया। और कितने सिक्के आ गए आपके पॉकेट में, अब कितने रुपए आ गए, 10-10 के 10 नोट आ गए, लेकिन पैसे की वैल्यू तो वही है, 100 रुपीज। फिर कुछ आगे का कोई मित्र मिला तो वो बोलता है अरे 10-10 के 10 रुपए क्यों ले जा रहे हो, लाओ मैं 20-20 के 5 रुपए दे देता हूं। अभी भी वैल्यू 10 के नोट की जगह अब कितने पास आपके पास आ गए, 5 नोट आ गए, लेकिन वैल्यू कितनी है, 100 ही है। फिर आगे गए, कोई मिला, बोला अरे 20-20 के 5 नोट लेके क्यों जा रहे हो, लाओ मैं 50 के तुम्हें 2 नोट दे दूं। तो यहाँ पे आपने 50 के कितने नोट ले लिए, 2 नोट ले लिए। अच्छा, पहले कितने थे, 100 के सिक्के थे, फिर कितने आए, 10 नोट आए, फिर कितने आए, 5 आए, फिर कितने आए, 2 आए। अब आगे जाके अगर कोई मिल जाए और बोले अरे ये 100 रुपए 2 नोट हमको दे दो और एक 100 का नोट तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक वैल्यू पैसे की क्या है, 100 रुपीज ही है, बट बल्कीनेस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं, एक ऐसा सिंगल कैपेसिटेंस जिसका इफेक्ट सभी कैपेसिटर के सम के क्या होगा, सेम होगा।
बात समझ में आई? ये जो हमने 3 डिफरेंट कैपेसिटर का यूज किया, इन सब के जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर का यूज कर दे और उसका जो इफेक्ट हो वो इन तीनों के बराबर हो, वही कैपेसिटर क्या कहलाएगा? आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q बट्टा सी एस इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लो तो 1 बट्टा C1 बट्टा 1 बट्टा C2 फिर 1 बट्टा C3। Q से Q को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बट्टा सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बट्टा C1 1 बट्टा C2 1 बट्टा C3। यही आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। यानी जब आपका कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन होगा तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, 1 बट्टा C1 1 बट्टा C2 1 बट्टा C3। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर मैं लिख लूं फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर, मान लो n कैपेसिटर्स हैं तो उसका 1 बाई सी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 सो ऑन कहां तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा, n बाई Cn तक जाएगा, या सो ऑन कहां तक जाएगा? 1 बट्टा Cn तक जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे n कैपेसिटर है और सबकी वैल्यू कुछ अलग अलग है, तो 1 बट्टा C1 1 बट्टा C2 1 बट्टा C3 1 बट्टा C4 सो ऑन कहां तक जाएगा? 1 बट्टा Cn तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो 1 बट्टा CS इक्वल टू इतना हो जाएगा। चलिए फॉर 2 कैपेसिटर, अगर मैं सिर्फ 2 कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए 1 बट्टा CS बराबर क्या लिखूंगा? 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2। अच्छा इसको सॉल्व करो तो एलसीएम कितना आएगा? C1 C2, इधर चला जाएगा C2 और इधर चला जाएगा C1। तो देयरफॉर अगर मैं इसको उल्टा करूं, 1 बट्टा CS को अगर मैं लिखूं CS बराबर, ये अगर उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये आपको याद रखना है। तो देयरफॉर CS इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे फॉर्मूला? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 कैपेसिटर होंगे तो उन दोनों कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी उसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कर दीजिएगा, तो फाइनली आपका CS इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये था हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, सारे कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट एक पॉइंट पे होगा और कंडेंसिंग प्लेट एक पॉइंट पे होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सभी कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट एक टर्मिनल होगा और कंडेंसिंग प्लेट एक टर्मिनल होगा। मान लिया ये मेरा P है और ये मेरा R है और ये सप्लाई से कनेक्टेड है V से, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अच्छा पैरेलल है, याद कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो सभी कैपेसिटर्स के कलेक्टिंग प्लेट एक टर्मिनल से और कंडेंसिंग प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे, जिनमें से कलेक्टिंग प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से और कंडेंसिंग प्लेट आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। बट मेरा डिफिनेशन क्या कहता है? मेरा डिफिनेशन कहता है कि वैसा कैपेसिटर, वैसा अरेंजमेंट जिसमें ईच कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपका सेम होगा, बस चार्ज की वैल्यू सब में क्या होगी? अलग अलग होगी। इट मीन्स यहां पर होगा Q1, इसमें होगा Q2, इसमें होगा Q3 और टोटल सप्लाई Q होगा और यहां से भी टोटल इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे? Q रहेंगे। जितने जाएंगे उतने ही आएंगे। आइडियल कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? चार्ज की वैल्यू सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहां पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। आपको ये दोनों बातें दिमाग में रखनी है। तो यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? CV। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? CV। तो CV बराबर क्या लिखेंगे? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने CP से डिनोट कर दिया। अच्छा और क्या होगा? CP इंटू V बराबर V कॉमन आ जाएगा
तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब का सिंपली अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। फॉर n कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर कितने हो, n कैपेसिटर हो, तो उसके लिए Cp इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन कहां तक जाएगा आपका, Cn तक जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन कहां तक जाएगा, Cn तक जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, चाहे सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो, बस डिफिनेशन वगैरह हम लोग लिखते हैं उस चीज को। तो मैं यहां पे थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं जो कि आपको याद करके रखने हैं। क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट डी का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस are different in each capacitor, but charge will be same। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा में हम लोग लिखेंगे इन पैरेलल combination potential difference are same but charge will be different in each capacitor। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कैपेसिटर में चार्ज डिफरेंट होगा तो वो कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर चार्ज सेम होगा तो वो कहलाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। वही रेजिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होंगे तो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर इलेक्ट्रिक करंट सेम होंगे तो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस में, तो किसी भी कैपेसिटर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो वो कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हर एक कैपेसिटर में अलग अलग है तो वो कहलाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो कितना होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। साथ में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ट बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, और यकीन मानो यूट्यूब में ऐसा ट्रिक आपको जल्दी नहीं मिलता है जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं। और मैं जो भी बता रहा हूं वो बोर्ड के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, फिर उसका ट्रिक अलग हो जाता है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ये वीडियो सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए नहीं, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, बताइए इस कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे निकलेगा, या इस कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, तो आप उसको ट्रिक से नहीं बना सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो वाला ट्रिक नहीं चलेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको डेरिवेशन बनाना है, वहां पे आपको केसीएल या केवीएल से क्वेश्चंस बनाने होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा वो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और देखते हैं उसके कितने वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आराम से पढ़ाई करते रहिए। आज के क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक को क्लियर किया है, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आराम से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी डाउट्स होते हैं उसको हम लोगों के साथ आप नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। जो भी डाउट्स होते हैं आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलता है, तुरंत आपके क्वेश्चंस को सॉल्व हो सकते हैं। और याद रखिए, हम लोग सितंबर में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको वीडियो में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। सितंबर में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। एवरी ईयर सितंबर में हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो लिंक आपको अपडेट होता है। आज इस बार मिशन 2024 का लिंक आपका उस टेस्ट सीरीज का नीचे में दिया गया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके और वहां से टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक आराम से पढ़ाई करते रहिए, और आराम से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, उससे हम लोगों को भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती है, वीडियो बनाने का मन करता है, मेहनत करने का भी मन करता है, क्योंकि ये सारा मेहनत जो होता है वो आप लोगों के लिए हो रहा है। अगर हर जगह अच्छे अच्छे टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि एक माध्यम जो बना हुआ है उस माध्यम के थ्रू हम लोग आपके पास पहुंचे। तो आराम से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।